So student, in yesterday's class we decided, हमने जो है कैलकुलस की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया था, जिसमें कि हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव किया था विच वाज दिस वन, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ही नेम करते हैं। अब हमको जो है सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करना है। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए, चलो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो है सेकेंड इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला है, वी ऑलरेडी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम ये चीज़ जो है ऑलरेडी जानते हैं। जो हमने कल की क्लास में किया था, कुछ ऐसा ही स्टेप यहाँ पर रिपीट करेंगे। वी विल मेक सब्जेक्ट टू डी एक्स, तो डी एक्स को सब्जेक्ट बनाने से ये आ जाएगा आपका v dt। ओके, नाउ इसके बाद जो है वी विल टेक इंटीग्रेशन बोथ द साइड, तो दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन लिया। अब यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन, मोशन के लिए जो इनिशियल कंडीशंस है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर x जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, उसको हम x नॉट अज्यूम करेंगे, और टाइम t इज इक्वल्स टू समथिंग t होगा जब, तब जो है हम x को x अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये अज्यूमशन है आपके। अब आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में जिस तरह से हमने फॉलो किया था, वही सेम मेथड यहाँ पे फॉलो होगा। वो ये होगा कि आपको यहाँ पर देखिए dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है आपका, तो यहाँ पर टाइम की जो अपर एंड लोअर लिमिट हम अप्लाई करेंगे, एज वेल यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर जो है हम x की अपर एंड लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे। So on next slide I am writing this. So we are having something like x naught जो है हमारा lower limit, x will be our upper limit, and dx is equals to हमारे पास RHS में हो जाएगा 0 सेकेंड टाइम की लोअर लिमिट और t सेकेंड टाइम की अपर लिमिट। यहाँ तक मैंने आई थिंक प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस v, और ये v की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से, चलिए इसको मैं 1 नेम कर देती हूँ। वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस 1 से हम इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। सो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, dx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्टिव अपर एंड लोअर लिमिट x एंड x नॉट, ओके। एंड राइट हैंड साइड में वी आर हैविंग 0 टू t, v के बदले हमने v प्लस वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई t, ओके, नॉट v प्लस वी नॉट, वी नॉट प्लस ए टी, जो कि हमारे इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है, वी नॉट प्लस ए टी, ये v का वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ v वी हैव पुट ओवर हियर एंड डी टी एज इट इज। अब जो है देखो dx का इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x, और इसकी अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करें तो x एंड x नॉट आर दी रिस्पेक्टिव अपर एंड लोअर लिमिट। इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाता है x माइनस x नॉट, ठीक है। अपर लिमिट इज x, लोअर लिमिट इज x नॉट। सो दिस इज हाउ वी गेट दी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड पर देखते हैं, तो देखो क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन इन दोनों टर्म को सेपरेटली प्रोवाइड होगा। सो वी विल हैव राइट हैंड साइड के लिए 0 टू t, पहला टर्म आपका हो जाएगा v नॉट डी टी, प्लस सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू t ही रहेगा, और a t डी टी, ये आपका जो है सेकेंड टर्म बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अब मैंने पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे डिफरेंशिएशन में से भी कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, उसी तरह से इंटीग्रेशन में से भी हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस केस में हमारे पास ये जो वी नॉट है वो एज वेल एज एक्सेलरेशन, ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हो तो उसमें दिया हुआ है कि वी आर टॉकिंग और वी आर टेकिंग हियर
a constant or a uniform acceleration, that is why we can take it out. तो पहला टर्म आपका बनता है ये 0 to t इंटीग्रेशन v नॉट इज आउट, इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू dt. सेकेंड टर्म जो है उसमें a बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन a, t अंदर रह जाएगा और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन. अब मैंने आपको ये इंटीग्रेशन दोनों सिखाए हुए हैं तो आपको आ जाना चाहिए उसके ऊपर से कि क्या होगा. तो फर्स्ट टर्म में वी नॉट एज इट इज़, dt का इंटीग्रेशन t बनेगा और उसके अपर एंड लोअर लिमिट मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, प्लस करके a एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन जो है t dt का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा t²/2. ठीक है, और अपर एंड लोअर लिमिट. अब हम फाइनली अपर एंड लोअर लिमिट जो है दोनों केसेस के लिए विल अप्लाई. तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका जो इक्वेशन है दैट विल बी v नॉट विल बी एज इट इज t minus 0 would be here, okay, t minus 0 would be here. And secondly a as it is, यहाँ पे t²/2 और इस तरह से कुछ हो जाएगा. a as it is, फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी t²/2 माइनस 0²/2. ठीक है, ये आपका इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा. सिंप्लीफाई करके लिखें. राइट हैंड साइड हम लेफ्ट हैंड साइड हम पहले से जानते हैं, दैट वाज x माइनस एक्स नॉट, जो हमने 2-3 स्लाइड पहले ही डिराइव करके रखी है, ये वाली. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. ओके सॉरी, ये दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. तो ये हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा था हमारा ये जो इक्वेशन था उसके लिए, ये साइड. इसको जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं, दैट इज x माइनस एक्स नॉट. एंड राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म बनेगी v नॉट इंटू टी, सेकेंड टर्म बनेगी at²/2. दिस इक्वेशन इज नोन टू यू, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, जिसको कि हमने कैलकुलस से डिराइव किया. हियर यू कैन राइट इट अगेन. इस तरह से आप मॉडिफाई करके x नॉट को उस तरफ लेके जा सकते हो और इस तरह से आप अपना इक्वेशन जो है लिख सकते हो. दिस इज हाउ वी डू दैट. कई केस में जो है आपका x नॉट 0 ले लिया जाएगा, तो फिर दैट विल बी फाइन टू डू दैट. ओके, वो आसानी से हो जाएगा आपसे. अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पर. थर्ड इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है, तो कभी अगर आपको ये थियोरी बेसिस पे लिखना है तो इस तरह से होगा. देखो, थर्ड इक्वेशन के लिए हम एक्सेलरेशन की हेल्प लेंगे. वी नो दैट एक्सेलरेशन इज dv/dt. ठीक है, एक्सेलरेशन जो है dv/dt है. थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय dx. ओके, dx से देखो मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया, ऐसे लिख सकते हैं. इज इट कम्प्लीटली क्लियर टू यू? आई मीन यहाँ से हम इस तरह से लिखा जा सकता है. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे. कैसे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास dv/dt है और dx/dx है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, dv/dx लिखेंगे और dx/dt लिखेंगे. मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है जो दोनों का इंटरचेंज करेंगे इस तरह से, लाइक दिस. वी हैव a इज इक्वल्स टू नाउ dv/dx and dx/dt. just we have changed the denominator of both the term. ठीक है, डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, इंटरचेंज किया. अब देखो ये वाला जो टर्म है आपका dx/dt, दैट इज ऑलरेडी नोन टू यू. dx/dt जो है हमारा वेलोसिटी हो जाता है, तो उसके बदले मैंने वेलोसिटी पुट किया और dv/dx को एज इट इज़ रखा, तो इसको मैंने एज इट इज़ रखा. So basically we have acceleration a is equals to v dv/dx. Okay, now modifying it again. इस इक्वेशन में हम आगे इंटीग्रेशन ले लेंगे. देखो हमारे पास ये टर्म है, इसको मैं रीराइट करके ही आपको एक्सप्लेन करूँगी. a is equals to we have v into dv/dx. dx को अभी हम उस तरफ ले जाते हैं, तो we have like a dx इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, v dv. ठीक है, ये आपका इस तरह से कुछ मिलेगा. नाउ अगेन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया और फिर से जो इनिशियल कंडीशंस है उसको डिफाइन किया. जैसे कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है
और टाइम t इज इक्वल्स टू टी है। हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही मोशन की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि वेरी फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन में मोशन की हमने ये सीखा था कि टाइम जो है आपका इम्पॉर्टेंट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई पोजीशन चेंज कर रहा है तो ही वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ज़ीरो टाइम पे हम पोजीशन एज्यूम कर रहे हैं एक्स नॉट, और आफ्टर अ वाइल मतलब कोई t इज इक्वल्स टू टी टाइम पे हम पोजीशन एज्यूम कर रहे हैं x। वेलोसिटी हम एज्यूम कर रहे हैं v नॉट, एंड आफ्टर अ वाइल उसको एज्यूम कर रहे हैं v। अब देखिए जिस तरह का आपका इंटीग्रेशन है वही आपको अपर एंड लोअर लिमिट करके प्लेस करना है, ठीक है। अगर आपका इंटीग्रेशन जिस भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में है, जैसे कि यहाँ dx के रिस्पेक्ट में है, तो आप x की अपर एंड लोअर लिमिट पुट करोगे तो x नॉट विल बी द लोअर लिमिट एंड x विल बी द अपर लिमिट। यहाँ v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ओके, v के रिस्पेक्ट में, तो v नॉट विल बी द लोअर लिमिट एंड v विल बी द अपर लिमिट। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब जो है हमारा एम रहेगा इस वाले हमारा जो इंटीग्रेशन है, सॉरी ओके नॉट ये वाला, ये इस इंटीग्रेशन को फर्दर मोर सॉल्व करते हैं। तो देखो a को आप जो है कांस्टेंट एज अ टेक यू कैन टेक आउट इज एज एन कांस्टेंट, और यहाँ x नॉट और x आपका और ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। राइट हैंड साइड पर क्या है, तो राइट हैंड साइड पे v dv है, ठीक है। कुछ कांस्टेंट बाहर आए ऐसा हो नहीं सकता, तो वी हैव v नॉट एज अ लोअर लिमिट, v एज अपर लिमिट एंड v dv। नाउ यू नो द इंटीग्रेशन पार्ट। x का जो है dx का इंटीग्रेशन जो है खाली x हो जाएगा, अपर एंड लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन जो है वो हो जाता है v स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो वी हैव v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अपर एंड लोअर लिमिट, ठीक है। अब अपर एंड लोअर लिमिट को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो वी हैव a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2 माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 2, एंड इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और तो वी विल गेट v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a x माइनस x नॉट, ठीक है। एंड इफ़ यू आर टेकिंग x नॉट एज एन ज़ीरो, x नॉट को कभी कभी जो है हम ज़ीरो ले लेते हैं, तो योर इक्वेशन विल बिकम, सॉरी योर इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस 2ax, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर कि x नॉट को ज़ीरो कंसीडर किया है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन को मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ केसेस में हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी हमने किया है। तो दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन, ओके। सो इस तरह से with the help of calculus we have derived first, second as well as third equation of motion। तीनों इक्वेशन को हमने इस तरह से डिराइव जो है कर लिया है, ओके। लेटर ऑन अगर आप लोगों ने ये चीज़ कर ली है तो उसके बाद आपको ये वाला एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जिसको कि हम सॉल्व कर लेते हैं। सी, a ball is thrown vertically upward with velocity 20 meter per second from the top of multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high the ball will rise and how long will it be before the ball hits the ground? Take g is equals to 10 meter per second square. देखो जो क्वेश्चन का सिचुएशन है हम उसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी, यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इसको हम जो है बिल्डिंग एज्यूम कर लेते हैं, करेक्ट। एंड दे हैव लाइक यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि सम पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन, सॉरी, दिस बिल्डिंग, ओके। सपोज दिस इज द पर्सन एक्स स्टैंडिंग ओवर हियर, और वो क्या कर रहे हैं, तो ही और शी इज थ्रोइंग बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ऑलरेडी ये एक चीज़ बता दिया गया है कि ये जो बिल्डिंग है, ये देखिए इसको मैं ग्राउंड लेवल ले लेती हूँ, ये जो दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, इसको ग्राउंड लेवल ले लेते हैं। आई शुड हैव प्लॉटेड लिटिल अबो, बट इस ये जो आपका बॉटम लाइन जो है रेड लाइन, लेट अस टेक इट अ ग्राउंड लेवल। तो ऐसा बोला गया है कि ये जो हाइट है
बिल्डिंग के टॉप का वो कुछ 25 मीटर है, एंड द पर्सन इज थ्रोइंग दिस बॉल विथ सम वेलोसिटी, लेट अस से जिसको कि हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, जिसकी वैल्यू कुछ आई थिंक 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। और ग्रेविटी जो है आपको बोला गया है कि दैट यू टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट क्वेश्चन का, वो ये है कि आपका बॉल जो आप यहाँ से थ्रो कर रहे हो, ऐसे यू आर थ्रोइंग दिस बॉल, ओके सॉरी नॉट दैट वन, विद दिस ओनली पर्पल कलर के पेन के हिसाब से मैंने पथ दिखाने का ट्राई किया। तो ये बॉल कितने हाइट तक ऊपर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि बॉल जो है आपका कितने हाइट तक ऊपर, हाउ हाई इट विल राइज। एंड सेकेंड, इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है कि देखो बॉल जो है ऊपर तो नहीं चला जाएगा स्पेस में, ऑब्वियसली इट विल कम बैक आफ्टर सम पॉइंट टू द ग्राउंड। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि कितना, यहाँ से आपने इसको थ्रो किया उसके बाद ये नीचे आएगा, तो हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन इट विल टेक टू कम और हिट द ग्राउंड। ये आपका पार्ट बी है। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए या इस चैप्टर के और फर्दर मोर सारे चैप्टर जो भी आपको हम सीखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो ये आएगा वो होगा ये 3 सेट ऑफ इक्वेशन, जिसमें पहले पे मैंने ये बॉक्स बना दिया, सेकेंड वाला हमारे पास ये रहा, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, एंड थर्ड इक्वेशन जो अभी हमने लास्ट में डिराइव किया, ठीक है, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तीनों क्वेश्चन को आप इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, एज वेल यू शुड नो, यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ द क्वांटिटी गिवन इन द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में जो है ओरल डेटा दिया गया होगा, एक आपको सीधी लैंग्वेज में आपको ये बताया गया है कि स्टार्टिंग की इसका वेलोसिटी जो है वो v0 करके है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। तो स्टूडेंट को उस टाइम ये इंटरप्रेट करना आ जाना चाहिए कि ये इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है हमारा 2 एम है, इस क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्व करते हैं पहले। तो हाउ वी कैन सॉल्व द पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें कि आपको ये हाइट फाइंड करना है। यू आर सपोज टू फाइंड द हाइट कि कितना ऊपर बॉल जाएगा, ठीक है। सो कैन यू जस्ट आप जो है अपने से एक बार सोचो कि तीनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन आएगा। देखो दूसरा इक्वेशन जो है ना, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये क्यों नहीं कर पाएंगे हम यूज़, क्योंकि इस इक्वेशन में हाइट तो है ही नहीं, डिस्टेंस, हाइट मतलब डिस्टेंस, तो ये तो इस इक्वेशन में कहीं पे भी नहीं है, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, इधर यू कैन यूज़ द इक्वेशन नंबर 2 जिसमें कि यस एक्स वगैरह आपका गिवन है, या फिर यू कैन यूज़ द इक्वेशन नंबर 3, दिस वन, ओके, दिस बॉक्स वाला, ये वाला, ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में हाइट है। सेकेंड इक्वेशन अगेन हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो है सेकेंड यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो आप अपने से सोच के मुझे बताना कि, या फिर कमेंट कर देना कि क्यों नहीं यूज़ कर पाएंगे, ऐसा क्या है सेकेंड इक्वेशन में जो वो यूज़ नहीं हो सकता। वी विल डायरेक्टली अप्लाई द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन जो है मेरा कुछ इस तरह से है, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, ठीक है। अब देखो v0 वी आर हैविंग ऑलरेडी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी हमको पता है, दैट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी वो जो है एक्सेलरेशन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हमको यहाँ पर लेना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब x जो है हमारा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि यही हमें फाइंड करना है, x ही हमें फाइंड करना है, तो v क्या आएगा, व्हाट विल बी द v, तो हमारा v जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा। कैसे 0 आएगा, तो देखो इसको समझते हैं। जब आपका बॉल इस तरह से आप ऊपर अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो मैक्सिमम वो एक पॉइंट तक पहुँचेगा, एक हाइट तक पहुँचेगा, ठीक है। मैक्सिमम इट विल रीच टू सर्टेन पॉइंट, उसके बाद वो जो है नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा पॉइंट और हमारा एम यही है कि वो हाइट फाइंड करें। तो इस हाइट पे जब बॉल होता है, जब वो अपना टॉप पॉइंट रीच कर लेता है, वहाँ पर जो है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी तो बॉल वापस आएगा, वरना तो बॉल इसी तरह से स्पेस में चला जाना चाहिए। तो
ये हमें क्वेश्चन से ही ये डेटा समझ में आ जाता है कि मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पर होगा ना बॉल की, जहाँ से बॉल अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेगा, वहाँ पर वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. सो दिस इज यू हैव एज एन फाइनल वेलोसिटी, वो आपका 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. अब देखो आपके पास सारी चीज़ें हैं. यू हैव वी नॉट, आपके पास वी नॉट का वैल्यू है, आपके पास वी का वैल्यू है और आपके पास ए का वैल्यू भी है. लेकिन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ए जो है यू हैव टू टेक -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हियर. क्योंकि क्यों ऐसा? क्योंकि देखो हमारा मोशन जो है ना बॉल का वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, मोशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. और हमको पता है ग्रेविटी कहाँ है. ग्रेविटी इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल करता है, दैट इज इन डाउनवर्ड. तो जब आपका मोशन और ग्रेविटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक तरह से ये एक्सेलरेशन ना होकर के डी एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि मोशन को रेजिस्ट करेगा. ग्रेविटी की वजह से मोशन रेजिस्ट होगा, दैट इज वाई विल टेक इट नेगेटिव. तो आप इसको नेगेटिव पुट करोगे और इस तरह से आपका यहाँ पर एक्स का जो प्रॉब्लम है यानी कि प्रॉब्लम का पार्ट ए वो सॉल्व हो जाएगा. अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पर. प्रॉब्लम का जो सेकेंड पार्ट है हम उस पे आते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है पार्ट बी में कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम एट द ग्राउंड. ठीक है, बॉल जो है नीचे आने के लिए कितना टाइम लेगा. तो पहले तो आपका बॉल कुछ 25 मीटर की बिल्डिंग से ऊपर जा रहा है, देन वहाँ से वो अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेगा. यानी कि बॉल यहाँ से ऊपर जाने से लेकर के ग्राउंड को यहाँ पर हिट करता है, ये टाइम कितना है. तो हम इसको दो सेक्शन में टाइम को डिवाइड कर देते हैं. कैसे? सी, आपका जो बॉल है टिल द टाइम कि जब वो हवा में है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है, उस टाइम को जो है हम t1 ले लेते हैं. और जब वो रिटर्न जर्नी करेगा यानी कि एक मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम को हम t2 ले लेते हैं. और आपका जो एम है यहाँ पर वो है आपको टोटल टाइम फाइंड करना. इट मीन्स यू आर सपोज टू फाइंड t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2. ठीक है, ये फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? दोनों जो है अलग अलग तरीके से फाइंड होगा. पहले तो मैं आपको t1 के लिए बता दूँ दैट हाउ यू विल फाइंड द t1. अगेन वी विल टेक द सपोर्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. जैसे कि पहले वाले में वी कैन यूज दिस इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी. हमारा इंटरेस्ट जो है वो है टाइम फाइंड करना. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड टाइम, दैट इज अवर क्वेरी. तो देखते हैं पहले क्या था, वी नॉट क्या था. तो वी नॉट हमको पता है, वी नॉट इज 20 मीटर पर सेकेंड जब बॉल ऊपर जा रहा है, बिल्डिंग से थ्रो हो रहा है. v क्या था अभी अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. और a क्या था, तो a भी हमको पता है, a इज योर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन जैसा कि मैंने बोला था वी विल टेक इट नेगेटिव क्योंकि डी एक्सेलरेशन का रोल प्ले करेगा. तो ये वाला जो इक्वेशन है और ये डेटा जो मैंने लिखा, इसकी हेल्प से आपका t1 मिलेगा. ओके, विद दिस इक्वेशन एंड दिस डेटा यू विल फाइंड द t1. लेकिन अब t2 कैसे फाइंड करें? सो लेट इज कैलकुलेट t2 कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए मोशन की जो है डाउनवर्ड जर्नी को हमको ध्यान में रखना है, दैट डाउनवर्ड जर्नी ऑफ मोशन. ओके, तो ये डाउनवर्ड जर्नी कैसे होती है? तो देखो पहला तो ये कि आपका आई थिंक इसके लिए आपको डी भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि लेट जस्ट डू इट. ये अगर इक्वेशन हम अप्लाई करें, v इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, ये अगर हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन से, दरअसल नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा वो मैं आपको बताती हूँ. देखो जब डाउनवर्ड जर्नी में आता है बॉल तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. जो हमारी फर्स्ट जर्नी में फाइनल वेलोसिटी था वो हमारी सेकेंड यानी कि डाउनवर्ड जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे जब बॉल हिट करता है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ये वाली. लेकिन ये हमको पता नहीं है. एक्सेलरेशन पता है आप लोगों को, टाइम ऑलरेडी हमको फाइंड करना है, लेकिन ये हमें नहीं पता. ठीक है, ये v हमें नहीं पता. इस वजह से आई थिंक वी वॉन्ट बी एबल टू फाइंड दिस क्वेश्चन, सॉरी इन दिस वे विद दिस फॉर्मूला हमको नहीं मिल पाएगा. तो अब हम जो है सेकेंडली
दूसरा इक्वेशन ट्राई करते हैं। दूसरा इक्वेशन जो है हमारे पास ये है, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD। ये भी नहीं यूज़ कर पाएंगे, वाई वी वॉन्ट बी एबल टू यूज़, क्योंकि टाइम तो इस इक्वेशन में कहीं पे भी नहीं है। सो एज वी डोंट हैव टाइम, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो बचता है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन मतलब ये है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 80। अगेन ये भी यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें भी आपको v का रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, आई हैव डन अ लिटिल मिस्टेक, यहाँ पे d होना चाहिए, और यही इक्वेशन एक्चुअली हेल्प करेगा हमें फाइंड करने के लिए। मिस्टेक से मैंने यहाँ पे v लिख दिया था, तो v जो है वो नहीं आता, इस इक्वेशन में d होता है। और हाँ, वंस यू कैरी आउट द d वैल्यू आपको ये मिल जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? लेट अस सी। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना पॉसिबल है हमारे लिए। इतना तो पता है, जब ये डाउनवर्ड जर्नी में आएगा तब ये तो पता है कि इस पॉइंट से, सॉरी, कि ये वाला जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके ये वाला तो डिस्टेंस 25 मीटर है, लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बॉल ऊपर कितना गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये जर्नी टू डिफरेंट वे में डिवाइडेड है, दो पार्ट है इसके। T1 जो हमने फाइंड कर लिया, T2 हम फाइंड कर रहे हैं। या फिर एक और काम कर सकते हैं आप लोग कि इसी तरह से करते हैं, चलो। तो उसके लिए आपको D पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो D कैसे पता करेंगे? मतलब बॉल कितना ऊपर गया, ये हाइट आप प्रीवियस केस में फाइंड करते हो। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। ये आपका बिल्डिंग का हाइट बता देती हूँ, चलो। ये आपका 25 मीटर का बिल्डिंग हो गया। यहाँ से बॉल को आपने थ्रो किया, तो इसके लिए टाइम T1 ले रहा है वो ऊपर जाने के लिए। अब वो नीचे आ रहा है, तो ये वाला जो 25 मीटर तो वो क्रॉस करेगा ही, लेकिन ये डिस्टेंस भी तो वो क्रॉस करेगा ना, जिसमें हमको इसका टाइम चाहिए। ये जो फुल जर्नी है उसका टाइम चाहिए, तो फुल जर्नी का टाइम चाहिए, तो फुल जर्नी का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे? उसके लिए आपको फर्स्ट जर्नी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई थिंक ये वाला जो फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD। यस, विद दिस फॉर्मूला एक्सेलरेशन पता है फर्स्ट केस का, -10 ले लोगे। वी नॉट स्क्वायर भी पता है, यानी कि वी नॉट पता है, दैट इज 20, और वी स्क्वायर भी पता है, वो जो कि 0 है। तो आप इस डिस्टेंस को फाइंड करोगे। वंस यू गेट दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं D से ना दिखा करके H से शो करती हूँ। H से शो करूँगी तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। अब डाउनवर्ड आने का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, दैट इज 25 मीटर प्लस H। ओके, 25 मीटर प्लस H। तो वो वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसी से आप H फाइंड करो एक बार, और जैसे ही आपका H फाइंड हो जाता है आप इसमें पुट करो, और ये आपका D रहेगा। एंड देन दिस इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन you will be able to find T2। ओके, तो ये जो इस इक्वेशन से आप D पुट करोगे फाइंड करके, और आप T फाइंड करोगे। वंस आप D और T फाइंड हो जाता है, मतलब वो T2 हो गया, और T2 फाइंड हो गया, मतलब फाइनल आंसर के लिए यू हैव टू फाइंड T1 प्लस T2 टोटल T। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस न्यूमेरिकल। इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। later on I have to like there are few example in exercise। ये कुछ basic questions हैं, एक मिनट। तो और दो न्यूमेरिकल बाकी है जो कि थोड़े से थियोरेटिकल टाइप है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट इन एक्सरसाइज इफ़ आई सी कोई न्यूमेरिकल मिल जाता है तो हम उसको फर्स्ट सेकेंड, दिस आर दी वेरी इजी वन। एक थियोरी हम ग्राफ का और प्रीवियस थोड़ा डिस्कस करेंगे तो हो जाएगा आपसे। yes, this you can do। 3.6 न्यूमेरिकल नंबर जो 3.6 है यहाँ पर, ये वाला, वो आप जो है ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 3.6 यू कैन ट्राई। इसको मैं एक बार रीड करके जो है उसके डेटा बता सकती हूँ आपको, और क्या करना है वो बता सकती हूँ। सी, अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड 126 km/h।
is brought to stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car and how long does it take for car to stop? दो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं. कीप डेटा विथ यू. सो डेटा को लिख लेते हैं एक बार और डेटा समझ लेते हैं क्या चीज़ गिवन है, क्या फाइंड करना है. तो एक कार है जिसका कि स्पीड दिया हुआ है आपको, ठीक है, 126 किलोमीटर पर आवर. ओके, किलोमीटर पर आवर. इट इज़ ब्रॉट टू स्टॉप, मतलब कि कार को ब्रेक लगाया जाया होगा तो कार स्टॉप हो रही है. और ब्रेक लगाने पे आपको पता है इंस्टेंटेनियसली कोई चीज़ या कार रुक नहीं जाता. ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है और वो डिस्टेंस उन्होंने बता के रखा है 200 मीटर. दैट इज़ गिवन. अब ये पूछा गया है व्हाट इज़ द रिटार्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप द कार. ठीक है, रिटार्डेशन बताना है. यहाँ पे जो रिटार्डेशन वर्ड है ना उसका सिंपली मीनिंग हो जाता है डी एसेलरेशन. मतलब कि आपको एक तरह से एसेलरेशन ही फाइंड करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कार को ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं तो कार जो है रुक जाएगा, इसलिए इसको डी एसेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोला जा सकता है. देखो अभी यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी v0 गिवन है. फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ से कंक्लूड हो जाएगा क्योंकि फाइनली देखो ब्रेक अप्लाई करने के बाद ना कार रुक जाता है तो कार जो है उसका फाइनल वेलोसिटी v हमारे लिए यहाँ पर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड बिकॉज कार इज जो है वो स्टॉप हो जाएगा. डिस्टेंस गिवन है 200 मीटर. सो एंड यू आर सपोज टू फाइंड द एक्सेलरेशन. तो ये वाला फॉर्मूला आई थिंक यूज कर सकते हो. इज देयर एनीथिंग मिसिंग? यस, यहाँ ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम का प्रॉब्लम आएगा. टाइम क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है और हम फाइंड भी नहीं कर पाएंगे. सो नॉट दिस वन. ये फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक और फॉर्मूला है विच इज़ लाइक ये वाला थर्ड फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ad. यस, देखो इस फॉर्मूला में अब आपके पास सारी चीज़ें हैं. आपके पास v0 है, यस v0 इज दिस वन. आपके पास v है, यस v इज दिस वन. आपके पास d है तो डिस्टेंस भी गिवन है, कितने टाइम बाद कार रुकेगा 200 मीटर. और एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है. तो इजीली जो है सारा डेटा गिवन है, डायरेक्टली आपको पुट करना है. लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके पास वेलोसिटी जो है वो 126 किलोमीटर पर आवर है. तो इसको जो है किलोमीटर पर आवर वो आपको मीटर में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, वो कन्वर्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पर कर सकते हो. अगर आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो आंसर तो लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट फॉर यू. ओके, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन. देन देर इज़ दिस वन कि 3.1 जिसमें कि आपको एक फिगर का रेफरेंस लेना है. टेक्स्ट बुक में ही है फिगर. अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन से OP as given in figure 3.1 moves from O to P in 18 seconds and return from P to Q in 6 seconds. So what is the average velocity and average speed of car in going from O to P and from O to P and back P to Q? ठीक है, तो इन दो केसेस आपको बताए गए हैं. आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी, लेकिन इसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्कस करना रहता है. उसको लेट जस्ट से हम बाद में कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वही समझाने वाली हूँ. और मैंने आपको बताया था हम ग्राफ भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं. जैसे एक्सरसाइज में ही आप देखोगे तो फ्यू न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन ग्राफ. कुछ रिलेटिव वेलोसिटी पर हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी भी हम डिस्कस करेंगे. एंड ग्राफ की हेल्प से भी कुछ न्यूमेरिकल हैं. 3.8 I can discuss it right now. देखो, on 2-lane road, car A is traveling with speed 36 km per hour. Two cars B and C approaches car A in opposite direction with speed 54 km per hour each. ठीक है, दो दूसरे कार जो हैं वो इस कार को अप्रोच कर रहे हैं इस डिस्टेंस पे, लेकिन दोनों का स्पीड सेम है. Now, when the distance AB is equals to AC, both being 1 kilometer, B decides to overtake E before C does.
What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? तो पहले तो क्वेश्चन जो है उसका पूरा डेटा और सिचुएशन समझते हैं। देखो इसमें क्या है कि आपको 2 लेन रोड बताया गया है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि आपका एक कार है ए है जो कि 36 किलोमीटर से पर आवर्स की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। लेट जस्ट आई एम शोइंग ईच ऑफ दिस बाय लिटिल एरो। एक एरो की हेल्प से मैं तीनों कार को दिखाने की कोशिश करूँगी। मान लीजिए कि ये आपका ए है, ठीक है, ब्लू वाले को ए ले लेते हैं। इसका स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी कार जो है बी एंड तीसरी सी, दोनों जो है ए को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उन दोनों का स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये बी, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब मैं इनको नाम दे देती हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए का स्पीड, बी का स्पीड और सी का स्पीड पता है। ए का 36 किलोमीटर पर आवर है और बाकी दोनों का सेम है, ठीक है। और ये बताया गया था कि बी एंड सी ए को अप्रोच करें लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। नाउ व्हेन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, अब एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि ए बी का डिस्टेंस जो है वो ए सी के बराबर होगा। तो इस तरह से मैं बता सकती हूँ पॉइंटेड, या कुछ आई थिंक मैं इसको ऊपर बताने की जगह नीचे ही बता देती हूँ। लेट जस्ट से इसको यहाँ अगर मैं बताऊँ थोड़ी देर के लिए इस वाले पॉइंट पे, तो आपका जो ए बी है और ए सी है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। कोई एक टाइम आएगा दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी और दोनों डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर रहेगा, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बोथ आर 1 किलोमीटर। मतलब ए की दूरी दोनों कार से एक बराबर 1 किलोमीटर के बराबर रही होगी, ठीक है। ये मैंने ऊपर आपको यहाँ इसीलिए बताया है क्योंकि इसमें कोलिजन का एक स्कोप होता है, उसको अवॉइड करने, उसको जो दिखाने के लिए मैं ऐसे भी बता सकती हूँ। हम इसको पहले जिस केस में रखा था वैसे ही करके हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ इशू। लेकिन फिर आपको मैं इसको ए दिखा रही हूँ तो यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस कि ये आपका ए बी रहेगा, ठीक है, फ्रंट ऑफ द कार एंड यहाँ से, और ये आपका ए सी रहेगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों 1 किलोमीटर बताया गया है। अब देखो दोनों का स्पीड इक्वल है और दोनों ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं, तो टक्कर जो है हो सकती है इस केस में। इसमें क्या बोला गया आपको क्वेश्चन में, बी जो है दैट डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, बी जो कार है वो डिसाइड करता है कि मैं ए को ओवरटेक करके ऐसे निकल जाऊँ। 2 लेन रोड है तो ये अगर इस वाले पाथ पे है तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इट डिसाइड्स टू ओवरटेक। सो व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे ये कहा गया कि बी जो है वो इसको ओवरटेक करेगा, लेकिन वो सी और ए के आमने सामने यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करने से पहले करेगा, ठीक है। जैसे सी इस डायरेक्शन में है, ए इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ही ना। तो बी उससे पहले ही डिसाइड करता है कि मुझे ओवरटेक करना है। सो आप लोगों को ये फाइंड करना है कि बी का मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कार बी को क्या एक्सेलरेशन मिनिमम होना चाहिए कि जिससे वो कोलिजन ना हो। ओके, इस सिचुएशन को हम यही रखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको मैं ब्रेक नहीं करूँगी बिकॉज ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम, तो आप इनिशियल सिचुएशन आप लोगों ने पढ़ लिया। मैं थोड़ा एक और चीज़ जो क्लास के स्टार्टिंग में, मतलब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दो एक टॉपिक जो थे जो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वेक्टर स्केलर मैंने डिस्कस किया था, लेकिन देयर इज़ दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ें आएंगी तो उसको थोड़ा मैं एक बेसिक एग्जांपल से डिस्कस कर देती हूँ। टेक्स्ट बुक में वो है, आप पढ़ सकते हैं उसको। लेटर ऑन क्लास में हम ऐसे भी करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये एक लाइन बना देती हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना दी। इस पॉइंट को बोलते हैं 0 पॉइंट, और ये 1 2 3 4। ओके, अब देखो मैं दो जर्नी आपके पास डिस्क्राइब करूँगी, ओके। और आपको मैं इससे समझाने की कोशिश करूँगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। ये सारे डिस्टेंस जो है ओ पी पी क्यू
क्यू आर आर एस, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर के हैं। ये आप मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 और ये भी 1। ओके, तो 1 सेंटीमीटर का गैप है। अब मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ओ टू आर देन आर टू पी। ओके, ये पहली जर्नी हो गई एक फर्स्ट पर्सन की। सेकंड पर्सन की जर्नी हो जाती है ओ टू पी, सॉरी चलो ओ टू आर, आर टू एस। ओके, और थर्ड पर्सन की जर्नी हो जाती है ओ टू आर एंड रिटर्न ओ। ये उसकी जर्नी हो जाती है। तो तीनों का आपको जो है डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करके मैं बताऊंगी। डिस्टेंस क्या होता है, देखिए ओ से आर जा रहा है, पहले फर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। और तीनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं लिखूंगी डिस्टेंस और यहाँ पर मैं लिखूंगी डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले वाले का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए ओ से लेके आर तक जा रहा है, यानी कि 1, 2 and 3 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है। फिर आर से लेके पी तक आया तो वापस से उसने 2 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, तो 3 + 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर और आर से वापस पी 2 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसने क्रॉस किया है। अब दूसरा केस विच इज़ ओ टू आर एंड आर टू एस। ओ टू आर जाके वो 3 सेंटीमीटर जा रहा है कोई पर्सन, सेकेंड पर्सन, और आर टू एस मतलब अगेन 1 सेंटीमीटर। सो इसका टोटल जो डिस्टेंस हो जाता है वो बन जाता है 4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, एंड थर्ड वन ओ टू आर एंड आर टू ओ। तो ओ टू आर यानी कि 3 सेंटीमीटर यहाँ पर जा रहा है और वापस से आर से लेके ओ तक आ रहा है, तो वापस से 3 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो ये हो जाएगा आपका टोटल 6 सेंटीमीटर। तो ये तीनों पर्सन का अलग अलग डिस्टेंस हो गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का ही डिस्टेंस निकालना है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट केस में ओ टू आर के बीच में क्या है, ओ और पी। ओ और पी के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो पहले पर्सन के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर दूसरा पर्सन ओ टू एस। ओ टू एस मतलब कि 6 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एंड थर्ड पर्सन ओ टू ओ, मतलब जो तीसरा पर्सन है वो ओ पर ही स्टार्ट कर रहा है और वापस से ओ पर ही आ रहा है। तो ओ से ओ का जो डिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है 0 सेंटीमीटर, यानी कि दिस इज 0 सेंटीमीटर। सो एज यू कैन सी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू डिफरेंट थिंग। डिस्टेंस में वो टोटल हम उसकी ट्रैवलिंग फाइंड करते हैं, वाइल इन डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही ट्रैवल फाइंड करते हैं। तो इस केस से हमें पता चलता है कि देखो दूसरा केस एक ऐसा है जिसके लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे पहले केस में ही डिफरेंट है और लास्ट केस में ही डिफरेंट है। ठीक है, सो मोर वी विल अंडरस्टैंड इन अ लेटर क्लास। अभी के लिए ये क्लास एंड करते हैं।